क्वेश्चन नंबर 13 देखो। 13 में क्वेश्चन में आपका जो डायग्राम है, ये भी बुक का क्वेश्चन है आपके। रचना करना है इसमें भी। इसके नाम क्या है जरा दिखाना इसमें। नाम है इसमें आर क्यू, नहीं पी क्यू और आर एस टी, ये है इसकी वैल्यू, है ना। इसमें दिया भी है हमें ये वाला 110, ये भी दिया है क्या 110 130 ना, ये दिया है हमें दोनों के दोनों। ठीक है, लो अब देखो सबसे पहले इसमें हमें निकालना क्या ये लिख लेते हैं और गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। लिखा ना, इसमें गलत लिखा यार, ये पकड़ना। देखो गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है हमें, देखो यहाँ पर पी क्यू पैरेलल है एस टी के, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है एकदम। और क्या दिया है हमें, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हमें दे रखा है पी क्यू आर ये वाला 110 डिग्री। एंड एक और चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पर, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 130 डिग्री, ये दे रखा है। हमें इसमें फाइंड करना है, हमें इसमें फाइंड करना है टू फाइंड, या फाइंड लिख सकते हो बस। फाइंड क्या हमें करना है, प्रूव नहीं करना भाई, फाइंड करना है। एंगल क्यू आर एस, क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है आपको। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। अब ये रखो, सिद्ध नहीं करना, ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करने के लिए कैसे बताया था। इसमें सबसे पहले हमें एक लाइन की रचना करनी पड़ेगी, नहीं तो बिना लाइन के रचना किए ना आप ये वाला एंगल नहीं निकाल पाओगे। कंस्ट्रक्शन, हाँ क्या दो रचना होगी, हाँ तो दो कर लेते ना, एक नीचे से ये वाली। ठीक है, इसमें हमें दो लाइनों की रचना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट लिख दोगे। ठीक है, ये दो लाइनें कौन सी होंगी, एक आपकी ये लाइन जाएगी, ठीक है, एक आपकी ये लाइन जाएगी। इसका नाम क्या दे भाई बताओ, एन, और इसका क्या दे एम, और इसका एस तो है ना, टी भी है, जेड लिख दिया, ठीक है ना। आगे किसी और, मैंने पिछली बार जब सॉल्व कराया था तो उसमें हो सकता है कुछ और वैल्यू रखी हो, बाकी यहाँ पर हमने जेड रख दिया अभी। तो देखो हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। आप लोगों को दो एंगल मालूम है, एक ये और एक ये एंगल। अब इसमें देखना, ये जो सीधी वाली लाइन है आपकी, और ये लाइन हमने कैसे खींची है, हमने कंस्ट्रक्शन करी है एक लाइन की पी एन की, पी एन। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम लाइन पी एन जो कि पैरेलल होगी आपके एस टी की, हाँ ये पूरी की पूरी पी एन एस टी वाली लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, और हम एक और लाइन की कंस्ट्रक्शन करेंगे पी जेड जो कि पैरेलल होगी आपके पी एन के। ठीक है, ये तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है यहाँ पर। ये लाइन, ये देखो ना, इसको यहाँ तक बढ़ा दो, हो गई पैरेलल, हो गई ना पैरेलल। पैरेलल इसका यूज नहीं था इसलिए नहीं लिखा उसको। हाँ तो एक लाइन का तीन तीन नाम दे दोगे, कोई एंगल है क्या, वो लाइन है ना, तो लाइन का एक एंड पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट लिखा जाता है। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर, देखो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें ये वाला निकालना है, बस ये निकालना है आपको। तो देखना हमें ये निकालने के लिए ना, अगर ये आपको पता चल जाए, ये वाला एंगल, ये एंगल अगर आपको पता चल जाए, तो जितना ये होगा ना
कितना, जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही आपका कहाँ से यहाँ तक होगा, है ना। जितना आपका यहाँ से यहाँ तक उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आप लोगों को मालूम है यहाँ पर, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, सॉल्व आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो हमें यहाँ पर देखो P या फिर TS, अच्छा इस बिंदु का भी एक नाम दो, D। तो TSD, ठीक है, TSD, एंगल TSD। कौन से एंगल की बात करें हम? TSD, मतलब इस वाले एंगल की, ठीक है। ये एंगल आपका इक्वल होगा कौन से एंगल के? SDQ के। क्यों SDQ के इक्वल होगा ना? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन को जब कोई भी सीधी लाइन काटती है तो जितने का एंगल इधर बनेगा उतने का ही एंगल इधर बनेगा। ये चीज़ मालूम है ना? ठीक है। तो TSD आपके इक्वल हो जाएगा किसके? SDQ के, SDQ के। कौन से रूल के वजह से? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, ठीक है। अल्टरनेट एंगल लिख सकते हो, AN, कुछ भी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो। क्या 3 नंबर मिले थे आपको? वेरी गुड, पूरे। तो देखो ये एंगल इसके इक्वल है, तो इसी वजह से आपका जो SDQ है, एंगल SDQ, ये 130 हो गया। कितना हो गया ये वाला? 130। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? इजी सा क्वेश्चन जा रहा है अभी तक, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखना, यहाँ से आपको ये एंगल पूछना क्या है इसमें, या तो हाँ, या तो देखो, या तो ये निकाल लो, या इसकी जगह पे आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ तक भी टोटल 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 180 होगा। 180 में से ये 130 माइनस करोगे तो ये वाला निकल जाएगा। अब जितना ये यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ये है अल्टरनेट एंगल का रूप, ये है। आ रहा समझ में सूरज? ठीक है, यही कराया था ना, ऐसे ही कराया हुआ। तो देखना QDR, यहाँ पर देखना आप लोग एंगल QDR, एंगल QDR, इसमें हम प्लस करेंगे एंगल SDQ, एंगल SDQ, इन दोनों को मिलाकर 180 बनेगा ना। अब इसमें से आपको एक एंगल मालूम है, SDQ मालूम है कितना? ये SDQ कितना मालूम है? 130 डिग्री। तो QDR, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये 130 उधर चला गया, तो 180 माइनस 130, तो QDR कितना आ गया आपका? 50 डिग्री। 50 डिग्री, तो ये आपका 50 डिग्री आ गया। अब जितना, हाँ कौन सा? अब देखो यहाँ से यहाँ तक जितना आया आपका उतना ही यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल की वजह से। जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही, तो ये भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग पहले इसको। कैसे लिखेंगे? क्योंकि एंगल आपका QDR इक्वल है एंगल DRZ के। कौन से एंगल से? अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। तो देखो आपका जो QDR कितना हो जाएगा? 50 डिग्री, क्योंकि आपका QDR तो पहले से ही 50 था ना, तो आपका ZRD होगा, DRZ, एंगल DRZ कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ये पता चल गया? ठीक है। अब देखो आपका जो ये एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल ये 110 है। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है? 110। जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा आपका। जितना यहाँ से यहाँ तक है उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा। ये भी एकांतर कोण, एक ही एंगल ही लग रहा है इस सारे क्वेश्चनों में। एकांतर कोण अगर आप ढंग से जानते हो अल्टरनेट एंगल, तो ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखो एंगल PQR इक्वल होगा एंगल QRZ के, ठीक है। इसमें भी आप सेम लिख सकते हो अल्टरनेट एंगल। अब यहाँ पर आपके दो एंगल बन रहे हैं, इस वाले में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये। दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये टोटल 110 का हो गया आपके। इसमें दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसका भी नाम दो, इसका भी नाम दो। इसका, इस वाले एंगल का नाम क्या है आपका? QRD। क्या नाम है? एंगल QRD। और इसमें प्लस कर देंगे DRZ,
एंगल डी आर जेड दोनों मिलाकर कितना है 110। इसमें से हमें डी आर जेड की वैल्यू मालूम है। डी आर जेड की वैल्यू कितनी है? ये कितना है 50 डिग्री, तो इधर कितना 110 है, 50 इधर प्लस हो रहा है उधर जाकर, तो क्यू आर डी इज इक्वल टू 110 माइनस में 50 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया आपका? तो ये आपका क्यू आर डी कितना आ गया? ये आपका आंसर हो गया। हमें क्यू आर डी निकालना था, एंगल क्यू आर एस यही वाला है, इसको एस का नाम दे दो, क्यू आर एस, सॉरी क्यू आर, इसका हमने, अच्छा ये क्यू आर एस बोल लो या क्यू आर डी बोल लो, एक ही बात है ना, क्योंकि हमने यहाँ तक नाम दे दिया, इसने ऊपर तक दिया है, एक ही चीज। नंबर 14 देखो, 14वां क्वेश्चन, इसमें देखो क्या बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन देखो पढ़ के। इसमें हमें बोला एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिधि 40 सेंटीमीटर है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो देखो, इंग्लिश में पकड़ो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो पेरीमीटर ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। क्या है? 40 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखो सबसे पहले आपको तीनों तरह के त्रिभुज मालूम होने चाहिए। त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं? 3, समद्विबाहु और विषमबाहु और देखो समद्विबाहु, विषमबाहु और एक और कौन सा होता है? समबाहु। क्या? समबाहु। चुप हो जाओ, बता रहा हूँ। समबाहु त्रिभुज कौन से त्रिभुज होते हैं? जिनकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ठीक है, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल। और जो आपकी विषमबाहु त्रिभुज होते हैं उसमें, विषमबाहु जो होते हैं उनमें कोई भी इक्वल भुजाएं बराबर हो, हाँ, स्केलेन ट्रायंगल होता है। आइसोस्केल और स्केलेन इसकी कोई भी इक्वल नहीं होती। तो देखो इसमें हमें जो दिया है ना, ये आइसोस्केल ट्रायंगल दे रखा है। क्या दे रखा है? आइसोस्केल। आइसोस्केल क्या होता है? समद्विबाहु जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, दो साइड मतलब कि जितना ये है उतना ही ये रहेगा, ठीक है, तीसरा अलग होगा। तो इसकी हमें ना परिधि दे रखी है, पेरीमीटर। परिधि कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। परिधि हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर परिधि दे रखी है, और इसकी प्रत्येक भुजा जो समान है और जो इसकी इक्वल जो साइड्स है, इक्वल साइड यानी कि समान भुजा वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या दे रखी है? तो हमें इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये समान भुजा का क्या मतलब है कि जो इक्वल साइड्स है, जो इक्वल साइड है, इक्वल साइड हमें 12-12 दे रखी है, मतलब ये भी 12 और ये भी 12। अब जो आपको हीरोन का सूत्र फॉर्मूला मालूम है, हीरोन्स फॉर्मूला, उसको निकालने के लिए तीनों साइड मालूम होनी चाहिए, तीनों मालूम होनी चाहिए। लेकिन इसमें हमें बस 2 साइड मालूम है, तो हम तीसरी निकालेंगे। अब तीसरी कैसे निकालेंगे? परिधि की हेल्प से। किसकी हेल्प से? परिधि की। तो त्रिभुज की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज की परिधि क्या होती है इसकी? a + b + c, यही होती है। चुप रहो। त्रिभुज की परिधि आपको मालूम है 40 सेंटीमीटर, और a की वैल्यू 12 प्लस में b की वैल्यू 12, c की हमें नहीं मालूम, ठीक है, नहीं मालूम ना, c हमें निकालना है, ये वाला। अब देखना परिधि 40 है, 12 और 12 24 प्लस c, 24 प्लस हो रहा है इधर आकर, तो 24 इज इक्वल टू c। तो कितना बच गया आपके पास? 16। c की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ये वैल्यू पता चल गई, 16 सेंटीमीटर। अब आप हीरोन का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को कर सकते हो सॉल्व सिंपली। हीरोन फॉर्मूला करा दूं या कर लोगे? करा दूं या कर लोगे? मैं तरीका बता देता हूँ, कर लेना, देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलो मत। पहले s निकालेंगे। s कैसे निकालेंगे? a + b + c / 2। तो a की वैल्यू आपके पास कितनी है? 12, b की वैल्यू भी 12, c की वैल्यू 16 भी निकाली, / 2। यहाँ से आपको s पता चल जाएगा। s पता लगने के बाद एरिया का जो फॉर्मूला, सूरज, s पता लगने के बाद एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? s ब्रैकेट में s - a
एस माइनस बी, ये निकाल लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पेरीमीटर? इजी है बहुत। हाँ, जो आएगा वही दे रखा है मैंने। रट्टा मार के चले जाओ, पास हो जाओगे 100%, मेरी गारंटी है। देखो इसका डायग्राम कैसा दे रखा है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 15 है। नोट बाद में करना। ऐसा बना हुआ है कुछ डायग्राम इसका। ठीक है, ए पी बी ई डी, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एक बार देना, इसमें थोड़ा सही से लिखा नहीं है, दूसरा देना। दूसरा क्वेश्चन पेपर देना भाई, आयुष क्वेश्चन पेपर दो। देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी जो है इधर लाइन सेगमेंट। ए बी जो है ना इसमें, वो एक लाइन सेगमेंट है। इट्स जॉइंट, ये जो है ना इसका मिड पॉइंट दे रखा है हमें। ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है पी। पी क्या है? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का क्या मतलब होता है कि मिड पॉइंट का मतलब आधा इधर आधा इधर, मध्य बिंदु। क्या होता है? मध्य बिंदु। हिंदी में ए बी एक लाइन है, ए बी एक रेखा है जिसका मध्य बिंदु पी है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, डी एंड ई आर join the same side of AB। ये यार ये रुक जाओ, मैं इसमें भी करवाया है। देखो क्या लिखा है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी जो है एक लाइन सेगमेंट है, एंड पी इट्स मिड पॉइंट। पी जो है इसका मिड पॉइंट है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट, देखो पी और ये आपका जो है डी और ई, इसमें जो डी और ई हमें दे रखा है, डी और ई ये सेम साइड, इस ए बी के एक साइड ये बना है, एक साइड ये बना है। ठीक है, और कैसे बना है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पर। अब बता रहा हूँ, आराम से चलो। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें हमें गिवन क्या है, देखो ये इसमें हमें गिवन है कि एंगल बी ए डी, नहीं बी ए डी, ये वाला एंगल ये इक्वल है ए बी ई के। एंगल ए बी ई के मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये मतलब हुआ इसका। आगे क्या बोल रहा है, एंड एक और चीज़ क्या दे रखी है, एक और चीज़ हमें दे रखी है, एंगल ई पी ए इक्वल है एंगल डी पी बी के। ये दे रखा है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है। ये दो चीज़ हमें दे रखी है, तो हमें प्रूव क्या करना है, सो डैट हमें प्रूव करना है, टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूव करना है, पहला तो दो चीज़ें इसमें प्रूव करनी है। दो चीज़ हमें प्रूव करनी है, ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट है यानी कि सर्वांगसम है ट्रायंगल ई बी पी के। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें क्या प्रूव करनी है, ए डी इक्वल है बी ई के। दो चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब देखो ये कैसे प्रूव होगा आपका इक्वल। दो चीज़ प्रूव करनी है, देखना इसमें हमें ट्रायंगल कौन कौन से की बात कर रहा है, डी ए पी। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, डी ए पी। कहाँ है इसमें डी ए पी, डी ए पी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला इसकी बात कर रहा है। और एक और बात कर रहा है ई बी पी की, ई बी पी की, इस वाले की।
इसकी बात कर रहा है, ये समझ में आया। एक त्रिभुज ये वाला जो इस साइड का और एक त्रिभुज ये वाला, ठीक है। इसमें हमें देखो यहाँ से आपका हल स्टार्ट होगा, सॉल्यूशन। हम अभी पहला वाला कर रहे हैं, हम दोनों, ये ग्रीन पे चल गया ना, कोई नहीं। देखो इसमें हमें पहले बात, हम दो ट्रायंगल की बात करें, त्रिभुज DAP और एक त्रिभुज है एंड त्रिभुज EBP की। EBP की बात कर रहे हैं, दो त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला। साहिल देख नहीं रहे हो ना, तुम्हें मैं बताऊंगा, क्वेश्चन भी गलत था, करे भी नहीं थे ये वाला क्वेश्चन, और अभी समझ भी नहीं रहे हो। दो त्रिभुज है आपके, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। इसमें हमें क्या दे रखा है, आपका AP PB के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये मिड पॉइंट है P, ये हमें दिया हुआ है, गिवन है हमें। AP इक्वल है PB के, ये हमें गिवन है, गिवन है, ठीक है। अगली चीज क्या लिखोगे आप लोग, आपका एक और एंगल दे रखा है हमें यहाँ पर इक्वल, क्या दे रखा है, एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE के, ये भी हमें गिवन है। दो एंगल और इक्वल हो गए हमारे, एक BAD ये वाला एंगल इक्वल हो गया कौन से वाले एंगल के, आपका ABE के, ये वाला इस वाले के। अब देखो कोई एक एंगल और अगर हम लोग इक्वल प्रूव कर दें तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों के दोनों जो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, ये कॉन्ग्रुएंट है। दो चीज़ हमने प्रूव कर दी, एक साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी, एक एंगल प्रूव कर दिया। एक साइड एक एंगल, एक साइड ये वाली इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एक एंगल और प्रूव कर दो, तो इसमें हमें एक और चीज़ दे रखी है कि ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है। क्या इक्वल है? हाँ क्या, ये वाला एंगल देखो, आपका जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो नहीं, ये APE इक्वल है PBD के। हाँ, दोनों में बीच वाला जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है यहाँ पर, देखो ये गिवन है हमें, एंगल EPA इक्वल है किसके, एंगल DPB के। अब भाई देखो एक एग्जाम्पल के लिए छोटी सी चीज़ समझाता हूँ, कॉमन सी समझ जाना यहाँ पर। अगर दो इस साइड और इस साइड दो के इक्वल है, दो के इक्वल है, तो मैं अगर कोई भी सेम नंबर दोनों साइड जोड़ दूँ तो दोनों इक्वल रहेंगे। इधर भी मैं 4 जोड़ दूँ, इधर भी 4 जोड़ दूँ तो दोनों 6 हो जाएंगे, इधर भी 6, दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो चीज़ इधर जोड़ूंगा वही चीज़ इधर जोड़ूंगा तो दोनों इक्वल रहेंगे, हमेशा इक्वल रहेंगे ना। अब आगे देखना, इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। देखो APE इक्वल है यहाँ पर एंगल APE इक्वल है हमारा किसके, BPD के, BPD के, ये हमें गिवन है। हाँ ये देखो ना, दिया है ना। अब आगे क्या हम करेंगे, बाय एडिंग बोथ साइड्स क्या ऐड करेंगे, EPD, एंगल EPD। दोनों साइड कुछ भी जोड़ें अगर, तो हमारा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। ये अभी हमने पढ़ा। तो अगर हम इधर भी जोड़ दें आपका एंगल, क्या जोड़ दें, एंगल APE में क्या जोड़ दें, एंगल EPD, और इस साइड में हम जोड़ दें BPD में क्या जोड़ दें, एंगल EPD। दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों इक्वल रहेंगे। अगर इस वाले में इतना पार्ट जोड़ दिया मैंने तो ये पूरा बन गया यहाँ से यहाँ तक। अगर इतने में इतना और जोड़ दिया तो ये भी पूरा बन गया। मतलब इससे क्या प्रूव हुआ, अब ये दोनों मैंने जोड़ दिया तो इधर की साइड क्या बन गया, APD क्या बन गया आपका, एंगल APD, और इस साइड क्या बन गया आपका एंगल BPE या EPB, कुछ भी बोल सकते हो, EPB, ठीक है। अब हमने दो एंगल, देखो दो एंगल और एक साइड इक्वल प्रूव कर दी इक्वल, तो इससे हमारा एंगल साइड एंगल से क्या प्रूव हो गया कि आपका ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगसम हो गया ट्रायंगल
BPK, कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल से। और CP से हो जाएगा। अब दूसरी चीज हमसे क्या बोली थी कि AD BE के इक्वल है। AD ये वाली लाइन BE के, तो ये तो CPCT से आप कह सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बाय CPCT? सेकंड देखो, सेकंड जो हमें बोला था AD इक्वल हो गया BE के, कौन से रूल से? CPCT। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम प्रूव हो गए, जिनकी सारी की सारी संगत भुजाएं और संगत कोण इक्वल रहेंगे, है ना? हाँ, आपने दो बार भी लिखा है, ये भी कहाँ दो बार लिखा? ये देख लो, वैसा उल्टा है, आगे पीछे कर दिया है, एक दो बार ही तो लिखा है। अच्छा सॉरी, कोई नहीं, एक बार कर लेना इसको, मिटा दे। एक बार कर लेना, एक ही बात है, वो दो बार लिख दो दिया। बार लिखा है, मैंने बोला आगे पीछे कर रहा है। हाँ? क्या? तो वही करा रहा हूँ मैं, समझ में नहीं आ रही, बता रहा हूँ, सुनो। क्वेश्चन नंबर 16 आपके बुक का क्वेश्चन है एकदम, ठीक है? क्या लिखा है आपको इसमें? ये भी किसी ने नहीं किया था, और किया भी था, इक्के दुक्कों ने किया भी था। तो मिला लिया, आधा नंबर मिला लिया। बस बैठ जाओ। 16 क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। देखो भाई क्या लिखा है, इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। देखो कनाडा और USA जैसी जो कंट्रियां है ना, वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। किसमें? फ़ारेनहाइट। और हमारे इंडिया में टेम्परेचर जो है, हमारे इंडिया में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में नापा जाता है। फुट मतलब क्या होता है? जिससे हम नापते हैं, तो उससे हम टेम्परेचर नापते हैं, समझ गए? सबकी मात्रक होती है, SI यूनिट होती है नापने की, ठीक है? हर एक जो भी चीज़ है, किसी को केजी में नापा जाता है, कोई फुट में कोई चीज़ नापी जाती है, कोई चीज़ दर्जन में नापी जाती है। केले खरीदने जाते हो किलो में नहीं मिलते ना, दर्जन में मिलते हैं ना। कच्चे केले मिलते हैं किलो में, कच्चे केले मिलते हैं, पके केले नहीं मिलते। तो इसी तरीके से हर चीज़ अलग अलग में नापी जाती है। तो जो USA और कनाडा जैसी जो जगह हैं, वहाँ पर जो टेम्परेचर है ये फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। आ रहा है समझ में? वेयर्स इन कंट्रीज लाइक इंडिया इज मेजर्ड इन सेल्सियस। और जो हमारे इंडिया जैसी कंट्री है वहाँ पर सेल्सियस में नापा जाता है। जैसे बोला जाता है कितने सेल्सियस है तापमान। Here is a लाइनर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। यहाँ पर एक लाइनर इक्वेशन आपको दे रखी है जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का है। फॉर्मूला आपको क्या दे रखा है, एक इक्वेशन आपको क्या दे रखी है, ये दे रखी है F इज इक्वल टू ब्रैकेट में 9/5 C प्लस में 32। ये आपको गिवन है, ये आपको दे रखा है। पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है इसमें हमें, पहले फर्स्ट ऑप्शन में हमें दिया है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइनर इक्वेशन अबाउट सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड द फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। जो हमें ऊपर ये दिया हुआ है ना, इसका एक ग्राफ बनाना है जिसपे कि आप x एक्सिस पर किसको शो करोगे, x एक्सिस पर फ़ारेनहाइट को और y एक्सिस पर किसको, ड्रॉ लाइनर यूजिंग सेल्सियस को आप x एक्सिस पर, फ़ारेनहाइट को आप y एक्सिस पर करोगे। मतलब ये जो सेल्सियस जो है ना ऊपर फ़ारेनहाइट का रहेगा, है ना, वो ऊपर वाला जो ये वाली है, ये वाली दो होती है ग्राफ पे, ये वाली x एक्सिस होती है आपकी, ये वाली y एक्सिस। तो यहाँ पर आप सेल्सियस को दिखाओगे और यहाँ पर फ़ारेनहाइट को ग्राफ बनाओगे, तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट की गिनती चलेगी, यहाँ सेल्सियस की। अब देखो ग्राफ तो तुम्हें बनाना आता है, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। इसका सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, ये देखो सेकंड पॉइंट हमें बोल रहा है इफ़ द टेम्परेचर इज 30 सेल्सियस। अगर जो टेम्परेचर है ये 30 डिग्री सेल्सियस हो, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है। फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का मतलब है जैसे हमारे इंडिया में टेम्परेचर सेल्सियस में नापा जाता है ना, तो जो बाहर के देश है ना, बाहर के देश है वहाँ फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, तो फ़ारेनहाइट भी ऐसे ही समझ लो, एक नापने का इकाई है भाई, जैसे फुट, किलो, इंच। बस शांत अंकेश, हमारे इंडिया में करेंसी को रुपया में करा जाता है ना,
और बाहर के देशों में डॉलर में, दिरहम में, हर जगह अलग अलग। उसी तरीके से इंडिया में करेंसी को, इंडिया में जो टेम्परेचर है इसको सेल्सियस में नापा जाता है और बाहर के देशों में फ़ारेनहाइट बोला जाता है। सेल्सियस का ही दूसरा नाम बाहर के देश में फ़ारेनहाइट मान लो, ठीक है। तो ये कन्वर्जन का तरीका है कि अगर आपको सेल्सियस में दिया है तो फ़ारेनहाइट में कैसे बदलोगे। इसका फॉर्मूला है, तो इसमें हमें दिख रखा है कि अगर जो सेल्सियस है हमारा 30 डिग्री है तो हमें फ़ारेनहाइट निकालो कितना दे रखा है। तो ऊपर जो इक्वेशन दे रखी है ना आपको, ये इस इक्वेशन में सेल्सियस की जगह पर ये रख दोगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 9/5 ब्रैकेट में C+32, तो 9/5 C की जगह पे आपका 30 डिग्री आ जाएगा प्लस में 32, 5 से ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30 ये रहा ना। अब देखना 5 से 30 कट गया, 5 6 30 और 6 9 54 प्लस 32, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 30 80 और ये 86 86 फ़ारेनहाइट कितना आ गया 86। इस तरीके से आप लिख लो 86। एफ की वैल्यू कितनी आ गई 86। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट तो व्हाट इज इन सेल्सियस। अगर आपको फ़ारेनहाइट जो दे रखा है ये 95 दे रखा है तो सेल्सियस क्या होगा, सेल्सियस क्या होगा ये निकालना है। तो हमें इक्वेशन क्या होती है, F इज इक्वल टू 9/5 C+32। फ़ारेनहाइट की जगह पर हमें 95 रखना है, 95 रखना है फ़ारेनहाइट आपको गिवन है ना, सेल्सियस नहीं मालूम, सेल्सियस तो निकालना है, ठीक है। तो 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये 32 इधर प्लस हो रहा है इधर आकर, तो 95 माइनस में 32 इज इक्वल टू 9/5 C, ठीक है। अब देखना 32 को 95 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 63 आएगा ना, इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ पर C से मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएंगी, यानी कि 63 मल्टीप्लाई बाय 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। 9 के टेबल में 63 आता है कितने बार में 7 बार में, 7 से कैंसिल, 7 5 जा 35, तो आपको C की वैल्यू कितनी मिल गई, आ गया समझ में। अगला देखो, इसका फोर्थ जो है आपको दे रखा है, फोर्थ आपको दे रखा है, इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, अगर जो टेम्परेचर है ये 0 सेल्सियस हो, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको, यानी कि C की वैल्यू 0 दे रखी है, ठीक है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। देखो अगर ये आपका 0 में दे रखा है सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में क्या निकलेगा, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है 9/5 C+32, 9/5 यहाँ पर C की जगह पे 0 + 32, 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड सब 0 हो गया, तो F की वैल्यू कितनी आ गई। तो अगर ये आपका 0 होगा तो ये क्या होगा 32 होगा। और अगर हमसे बोल रहा है कि अगर जो सेल्सियस है हमारा ये 0 में हो, सेल्सियस अगर आपका 0 में हो, सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट 0 में हो तो सेल्सियस क्या होगा, सेल्सियस निकालो। तो सेम फॉर्मूला F इज इक्वल टू 9/5 C+32, F की जगह पर 0 दे रखा है हमें, ठीक है, 9/5 ब्रैकेट में C+32, 32 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर -32, इधर क्या बच गया 9/5 C, ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, -32 मल्टीप्लाई बाय 5/9, 9 के टेबल में 32 आता है तो ये पॉइंट में निकल जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 5 दूनी 10 का 0 1, 5 या 15 और 1 160/9, 160 पॉइंट में निकालो इसको, 9 एकम 9, कितना बच गया 7 इसमें चला गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 27, और 9 से 70 से कम क्या आता है 9 7 63 आता है ना, 9 7 63, कितना बच गया 6 नहीं 7 बच गया, पॉइंट लगा के फिर 0 लगा, फिर वही बात रिपीट होती जाएगी बार बार। तो यह आपका आ गया 17.7,
इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा ना बार बार। बाल लगा दो। बार लगा, अरे बार हर जगह नहीं लगा जाता, लगाना है तो लगा लो, ऐसे हर जगह बार मत लगाओ, एक जगह सीखे, कोई नंबर नहीं कटेगा। 7.7 लिख देना अगर बार, बस ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है बार लगाने की। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाना है। आपको आपने 3 वैल्यू रखी यहाँ पर, ये वाला x का है, ये वाला y का। x का x और y मत रखो, यहाँ पर c रखो और यहाँ पर f रखो। सबसे पहले आप लोगों ने c की जगह पे 30 रखा था, 30 रखा था, तो c की जगह पर हमने 30 रखा था, तो f का कितना निकल कर आया था हमारा 86। सॉरी ये लो, तो f की जगह पर हमारा कितना निकल कर आया था, ठीक है। देखो ये आपको सेल्सियस 30 दे रखा है, तो ये कितना आ गया आपका 86। उसके बाद में अगली वैल्यू हमने जब f की जगह पे 95 रखा था, तो आप लोगों का c कितना निकल कर आया था, c हमारा निकल कर आया था 35। कितना 35। नेक्स्ट अगला हमने जब c 0 रखा था, तो f कितना निकल कर आया था 32। बस इसका आप लोग ग्राफ बना लोगे, सारे के सारे ग्राफ बनाना सबको आता है, ग्राफ बना लेना भाई सारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हाँ रुक जाओ, बाद में उतारना, नहीं मिटाऊंगा, बोला ना। क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। 3 + √3 और 2 + √3, ये भी गलत कर रखा था बहुतों ने। देखो पहले इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 ब्रैकेट में 2 + √2 और यहाँ प्लस है तो प्लस, और √3 ब्रैकेट में 2 + √2। यहाँ तक ठीक है। 3 को 2 से करेंगे, 3 × 2 = 6, प्लस में 3 √2 प्लस में 2 √3 और प्लस में √6। बस ये इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भगवान तो वैसे भी भला करेगा। हाँ क्या हो गया, बैठ जाओ ना। अच्छा देखो ये देख लो एक बार, ये 18वां क्वेश्चन है, 14.3 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके चांसेस 95% है पेपर में आने। अरे हाँ 95 से भी ऊपर मान लो। अगर 14.3 में से माध्य यानी कि माध्यक निकालने का क्वेश्चन आता है, हाँ मीन निकालने का, तो टफेस्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आता ही आता है, एक्स की वैल्यू निकालने वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया क्या हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए, 29, 32, 48, 50, x + 2, 72, 78 और ये क्या 85 है, 78 के बाद क्या है 84 है, अरे 84 है, 84 और 95, 78 के बाद क्या है 84, 95, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है। और एक और चीज़ हमें दे रखी है, यहाँ पर हमें दे रखा है इसका मीडियन दे रखा है हमें पहले से ही, क्या दे रखा है, मीडियन हमें पहले से ही दे रखा है, कितना 63। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ लेना भाई, आसान भी है और अच्छे नंबर का भी क्वेश्चन है और आता भी है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। मैंने 3 नंबर का दिया है, 4 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन, 3-4 से कम में नहीं आएगा। देखो इस क्वेश्चन में मीडियन का मैंने तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे, मीडियन के तुम्हें 2 फॉर्मूले बताए थे, एक ऑड का और एक इवन का। ऑड का फॉर्मूला क्या था भाई, कौन बताएगा, बताओ, n प्लस में th, ये हो गया ऑड का। एक फॉर्मूला था आपके पास इवन का, इवन का क्या फॉर्मूला था, हाँ
ये था फॉर्मूला। इसके नीचे हम लास्ट में 2 कर देते हैं लास्ट में, ठीक है। अब इसमें देखो कैसे ये कैसे पता चलेगा कि ये लगाना है या ये लगाना है। तो देखो हम इस नंबर को गिनते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर है। 10 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड नंबर है या इवन नंबर है? 10 जो है सम संख्या है या विषम संख्या है? सम संख्या है यानी कि इवन नंबर। सम संख्या यानी कि इवन नंबर। तो इवन का फॉर्मूला क्या होता है? इधर वाला ये वाला फॉर्मूला होता है। आ रहा है समझ में कैसे फॉर्मूला लगाया जाता है इसमें? नहीं आया समझ में? आप लोग नहीं करते, मैं बताते हैं ये वाला है। देखो ये इसको कहा जाता है सम और इसको कहा जाता है विषम, हाँ, पता चल गया। ठीक है। जब ये आपका टोटल काउंट करने पर संख्या जो है अगर आपको सम आ रही है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर विषम आ रही है तो ये फॉर्मूला, ठीक है। इसमें गिनोगे, देखो अब इसको 2 नंबर अलग अलग मत गिन लेना। ये जो नंबर दिया हुआ है x और 2 ये एक ही नंबर है, इसको 2 अलग अलग नंबर मत गिनना, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारा पहला प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि इन सबको आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है? रखना होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है पहले से ही कि ये पहले से ही आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखे हुए हैं। तो हमें इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। और आपको मीडियन की वैल्यू पहले से ही मालूम है तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर क्या है, मीडियन का फॉर्मूला ये वाला हम रखेंगे। तो मीडियन हमें पहले से ही दे रखा है 63 इज इक्वल टू एन की जगह पर हमारा कितना हो गया 10। एन कितना दे रखा है आपको? एन कैसे निकला 10? जितने ये नंबर है उतनी एन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर n/2 यानी कि 10/2 TH, एंड इधर देखना 10/2 प्लस में 1 TH। 63 63 बराबर में 10 को यहाँ 5 फिफ्थ आ जाएगा, एंड इधर की साइड क्या आ जाएगा आपके पास? इसको काटोगे तो फिफ्थ प्लस में 1 तो सिक्स्थ आ गया आपको। फिफ्थ एंड सिक्स्थ डिवाइड बाय 2 ये दोनों प्लस हो जाते हैं। देखो इसके बाद देखना है यहाँ पर फिफ्थ नंबर और सिक्स्थ नंबर। फिफ्थ नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 5, फिफ्थ एक्स है। तो 63 इज इक्वल टू फिफ्थ आपका क्या है? एक्स है। प्लस में सिक्स्थ कौन सा है? 5 के बाद छठा ही है, एक्स प्लस 2, नीचे आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे जब, तो 63 बराबर में देखो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो और इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई। अब x और x मिलकर 2x प्लस में 2 याद हो गया। अब आगे देखना, ये 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 इज इक्वल टू 2x प्लस में 2 इधर प्लस हो रहा है, इधर आकर तो 126 में से 2 माइनस हुआ तो 124 बराबर 2x। 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, तो काटा तो 2 6 12 और 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 62। x की वैल्यू मालूम चल गई 62। अब यहाँ पर देखो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? 62। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? तो 62 प्लस 2, तो ये कितना निकल जाएगा? 64। आ गया समझ में? अच्छे से आया समझ में? बस आज की क्लास ओवर, ठीक है। 12 से लेके 18 क्वेश्चन तक हमने आज करे हैं। कल का और दिन है, फिर उसके बाद खत्म कर देंगे।